एक ऐसा वक्त जब हवाओं में सिर्फ धूल नहीं बल्कि मौत की गंध उड़ती थी। दिल्ली की उन संकरी गलियों में कोई कानून नहीं था। वहां सिर्फ तलवारों की चमक और उनकी खनक ही आखिरी फैसला करती थी। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में मैं आपको एक ऐसे दौर में ले चलूंगा जहां सत्ता का मतलब सिर्फ राज करना नहीं था, उसका सीधा सा मतलब था खौफ। उस क्रूर समय में अगर कोई शासक जरा सा भी कमजोर पड़ जाता तो उसकी लाश गद्दी तक पहुंचने से पहले ही मिट्टी में मिला दी जाती थी। हर तरफ साजिशें और हर मुस्कान के पीछे एक भयानक विश्वासघात। इसी खतरनाक माहौल में एक ऐसे शख्स का उदय हुआ जिसने सत्ता के मायने ही हमेशा के लिए बदल दिए। चलिए इस खौफनाक और रणनीतिक दिमाग के सफर की शुरुआत करते हैं। सत्ता लेने के लिए दया नहीं, चालाकी चाहिए। सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना? लेकिन सच मानिए, ये कोई आम बात नहीं थी। ये उस डार्क फिलॉसफी का निचोड़ था जिसने अली गुरशास्प नाम के एक साधारण से लड़के को हिंदुस्तान का सबसे खौफनाक सुल्तान बना दिया, अलाउद्दीन खिलजी। बचपन में जब बाकी बच्चे खेल कूद में लगे होते थे, ये लड़का लोगों को बड़ी खामोशी से पढ़ता था। वो बहुत कम उम्र में ही ये कड़वा सच समझ चुका था कि दुनिया सिर्फ और सिर्फ ताकतवर लोगों के सामने झुकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सत्ता और खौफ के इस दौर की और अलाउद्दीन के शुरुआती जीवन की। अब देखिए, पिता के जल्दी गुजर जाने की वजह से अलाउद्दीन को कोई बहुत अच्छी शिक्षा या प्यार तो नहीं मिला। उसने ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी थी, लेकिन उसके पास एक ऐसा शातिर और तेज दिमाग था जो इंसानी फितरत, उनके लालच और डर को बखूबी समझता था। उस वक्त दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर अलाउद्दीन के चाचा सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी बैठे थे। वो बहुत ही नर्म स्वभाव के थे, लोगों को आसानी से माफ कर देते थे। लेकिन अलाउद्दीन के नजरिए से ये दया कोई अच्छाई नहीं थी, बल्कि एक जानलेवा कमजोरी थी। वो समझ चुका था कि ऐसी नरमी से गद्दी नहीं बचाई जा सकती। उसने बड़ी चालाकी से अपने चाचा का भरोसा जीता, इतना कि जलालुद्दीन ने अपनी बेटी की शादी भी उससे कर दी। लेकिन अंदर ही अंदर अलाउद्दीन के दिमाग में दिल्ली की गद्दी पर कब्जे का पूरा नक्शा तैयार हो रहा था। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा पड़ाव, गद्दी के लिए खून। कड़ा का सूबेदार बनने के बाद अलाउद्दीन को एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी। गद्दी चाहिए तो एक बड़ी फौज चाहिए, और फौज के लिए चाहिए अथाह पैसा। 1296 में उसने दक्षिण भारत के बेहद अमीर राज्य देवगिरी पर एक सरप्राइज अटैक कर दिया। वहां से वो इतना सोना चांदी लूट कर लाया कि उसकी पूरी किस्मत ही पलट गई। और फिर उसने चली अपनी सबसे खौफनाक चाल। उसने चाचा जलालुद्दीन को ये कहकर बुलाया कि वो उनका आशीर्वाद लेना चाहता है। सुल्तान तो ठहरे सीधे साधे, भतीजे को वफादार समझकर बिना सिक्योरिटी के मिलने पहुंच गए। और मुलाकात के ठीक बीच में सम्मान दिखाने का नाटक करते हुए अलाउद्दीन के सैनिकों ने सुल्तान का कत्ल कर दिया। जमीन पर फैले उसी खून के साथ अलाउद्दीन के अंदर के असली शासक ने जन्म लिया। दिल्ली अब पूरी तरह उसकी थी। गद्दी पर बैठते ही अलाउद्दीन ने अपना एजेंडा साफ कर दिया। रूल बाय फियर, यानी खौफ का राज। जो भी विरोध में खड़ा हुआ उसका सिर कलम कर दिया गया। अमीरों की संपत्ति छीन ली गई। यहाँ तक कि उसने दावतों और शराब पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी, क्योंकि उसका मानना था कि लोग नशे में ही साजिशें रचते हैं। उसने जासूसों का एक ऐसा खतरनाक जाल बिछाया कि लोग हवा में फुसफुसाने से भी कांपने लगे थे। बिल्कुल एब्सोल्यूट खौफ। लेकिन बात सिर्फ क्रूरता की नहीं है। आइए इसके तीसरे पहलू पर चलते हैं, जो है डर और उसका बाजार नियंत्रण। अगर आपको लगता है कि वो सिर्फ एक क्रूर हत्यारा था, तो आप गलत हैं। उसकी असली बौद्धिक क्षमता तब सामने आई जब सल्तनत पर मंगोलों के आक्रमण का खतरा मंडराने लगा। मंगोलों जैसी खूंखार फौज को रोकने के लिए एक बहुत विशाल सेना चाहिए थी, लेकिन सुल्तान का खजाना सीमित था। ऐसे में उसने एक जीनियस प्लान बनाया। उसने सीधे बाजार को अपने कंट्रोल में ले लिया और हर चीज की कीमतें फिक्स कर दी। मकसद साफ था, सैनिकों को बेहद सस्ते में राशन और सामान मिले, ताकि कम वेतन देकर भी एक बड़ी सेना को मेंटेन किया जा सके। सोचिए, अनाज हो, घोड़े हो या कपड़े, हर चीज की कीमत सुल्तान खुद तय करता था। व्यापारियों के बीच ऐसा खौफ था कि अगर किसी ने तय कीमत से एक सिक्का भी ज्यादा लिया तो उसे रूह कंपा देने वाली सजा मिलती थी। लेकिन जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? आम जनता को बहुत सस्ता सामान मिलने लगा। व्यापारी भले ही खौफ के साए में जी रहे थे, लेकिन आम नागरिक खुश थे। और जब नागरिक खुश हों तो राज्य के अंदर विद्रोह नहीं होता। है ना कमाल का मास्टर स्ट्रोक? दिल्ली और बाजार को पूरी तरह मुट्ठी में करने के बाद अब बारी थी युद्ध और साम्राज्य विस्तार की।
फौज अब अनुशासित भी थी और विशाल भी। सुल्तान ने भारत के अलग अलग हिस्सों में युद्ध छेड़ दिए, जिनमें सबसे खौफनाक था चित्तौड़गढ़ का युद्ध। महीनों तक एक भयंकर घेराबंदी चली। राजपूतों ने अपनी आखिरी सांस तक बहुत बहादुरी से किले की रक्षा की। लेकिन जब हार सामने दिखने लगी तो राजपूत महिलाओं ने दुश्मन के हाथ आने से बचने के लिए जौहर किया, यानी खुद को आग के हवाले कर दिया। इतिहासकार आज भी रानी पद्मिनी से जुड़ी कहानियां और इस घेराबंदी के असल कारणों पर बहस करते हैं, लेकिन इस युद्ध का खून खराबा और जौहर की वो त्रासदी, वो एक अटल ऐतिहासिक सच्चाई है। उत्तर भारत में अपना खौफ कायम करने के बाद अलाउद्दीन की भूख और बढ़ गई। उसने अपने सबसे खास और उतने ही खतरनाक सेनापति मलिक काफूर को दक्षिण की तरफ भेज दिया। फिर तो जैसे जीत का सिलसिला ही चल पड़ा। देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र से लेकर सुदूर दक्षिण में मदुरै तक हर जगह एक एक करके राज्य तबाह हुए और दिल्ली सल्तनत का झंडा फहरा दिया गया। और दक्षिण के इन हमलों से जो वापस आया वो बिल्कुल अकल्पनीय था। अथाह संपत्ति, इतना सोना, इतने हीरे और हजारों हाथी दिल्ली लाए गए कि सुल्तान का खजाना उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर खजानों में बदल गया। दिल्ली दौलत से पूरी तरह जगमगा उठी थी। लेकिन कहते हैं ना, सत्ता और दौलत अपने साथ एक गहरा मानसिक अंधकार भी लाती है। आइए देखते हैं इसका अंत और इसकी खौफनाक विरासत। जैसे जैसे सुल्तान की ताकत और दौलत पीक पर पहुंची, उसकी कहानी में एक ट्रैजिक मोड़ आया। जिस डर से उसने दुनिया पर राज किया था, अब वही डर उसके अपने दिमाग में बैठ गया था। जिस तरह मैंने गद्दी छीनी, कोई और भी मुझसे छीन सकता है। ये सोच अब एक भयंकर मनोवैज्ञानिक बीमारी पैरानोया में बदल चुकी थी। वो अब किसी पर भरोसा नहीं करता था, अपने सगे बेटों पर भी नहीं। उसे हर परछाई में एक हत्यारा दिखता था, जबकि उसका अपना सेनापति मलिक काफूर दिन ब दिन और खतरनाक होता जा रहा था। उसकी जिंदगी के आखिरी दिन सच में बहुत दयनीय थे। जिस शख्स के नाम से पूरा हिंदुस्तान कांपता था,